वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग एग्जाम प्रिपरेशन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के तहत हम लोग टीचिंग एग्जाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कोर्सेज को लॉन्च कर रहे हैं धीमे धीमे। पहला क्रम में हमारा सीटेट है, ठीक है। यह जो हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यह पहली चीज तो परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये सीटेट और टेट से संबंधित सुपर टेट, यूपी टेट, जितने भी टेट होते हैं सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। प्राय आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये इस क्रम में छठा सेट है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, ठीक है, पेड कोर्सेज चालू हैं। आप यहाँ पे जो नंबर दिए गए यहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। प्रश्न पूछ रहा है, जो ऑप्शन है मैं पढ़ दे रहा हूं। आप लोग अपना उत्तर नीचे कमेंट में जरूर कीजिएगा, सही उत्तर जिसने भी दे दिया बताने से पहले। तो पहला है ए है कि सभी बच्चों के लिए ये आवश्यक एक समान है और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। बी है कि बहुआयामी है, ठीक है, यानी कि ये क्या पूछ रहा है, पहले प्रश्न को भी ध्यान रखिए। समकालीन विचारधाराओं के हिसाब से बाल विकास को डिफाइन कर रहा है। तो बाल विकास क्या है, बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पलते बढ़ते हैं। सी बोलता है कि जो बाल विकास क्या है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार, समकालीन विचारधारा के अनुसार, कि पूर्वानुमान है बिल्कुल नहीं लगा, कि इसका पूर्वानुमान बिल्कुल लगाया ही नहीं जा सकता, यद्यपि विकास सभी के लिए एक दिशात्मक होता है। और डी बोलता है कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक गुणों के द्वारा ही निर्धारित होती है। देखिए, इसमें इस क्रम में मैंने आपको बताया था, जहां भी आप अतिवादी चीजें पा जाएं, ठीक है, आपको लगे कि यहाँ पे एक्सट्रीम चीजें चल रही है, यहाँ पे आप इसको अपने आप ही एलिमिनेट कर देंगे। इस क्रम में जो इसका उत्तर होगा वो ये होगा, क्योंकि विकास सभी का अलग अलग होता है, ठीक है, और सभी बच्चे अलग अलग संदर्भ में ही बड़े होते हैं। उनका शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास और भावनात्मक विकास अलग अलग होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो समकालीन विचारधारा है वो बाल विकास की बहुआयामी है और इसी हिसाब से मानती है कि हर बच्चे का विकास अलग अलग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 बोलता है कि विकास, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको गैप दे दिया है। फिर बोलता है कि सिद्धांत बताता है, ये ब्लैंक आपको क्या यहाँ पे एक शब्द नीचे रखना है जो आपका विकल्प दिया है, कि विकास बताता है, इसमें से 4 होगा, घुमावदार, विशिष्टता, अधोगामी या शीर्षगामी सिद्धांत बताता है। यानी कि विकास का कौन सा सिद्धांत है, कि जो कौशल है, ठीक है, गाम कौशलों का विकास शरीर के माध्यम से आरंभ होता है, ठीक है। तो घुमावदार माध्यम से होता है ना, शरीर के, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मैंने पहले भी कराया है प्रश्न, अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा। शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है, यानी कि मतलब जो डेवलपमेंट होता है कहाँ से शुरू होता है। मैंने उस क्रम में मैंने बताया था कि हाथ का विकास क्यों होता है, उंगलियों का विकास बाद में होता है। तो अगर आपने थोड़ा भी उस पर ध्यान दिया होगा तो वहां से ये क्वेश्चन कर पाएंगे। इसका उत्तर चलिए मैं बता दे रहा हूँ, उसका उत्तर सी है, अधोगामी होता है, ठीक है, अधोगामी होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। इस क्रम में याद रखिएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रायः प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। जो पैटर्न होता है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रश्न करा रहे हैं। जो प्रश्न हम पहले कर चुके हैं उसका रिपीटेशन हो रहा है, जो अलग नजरिए से पूछे गए हैं, अलग तरीके से, उसको हम लोग बताएंगे। वहां पे एक्सप्लेनेशन हो सकता है थोड़ी कम करें क्योंकि पहले बताया जा चुका है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में, कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं ना। तो विकल्प इंग्लिश वाले भी देखते रहिएगा, यहाँ पे ऑप्शन लिखा गया इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल है, ठीक है। पहला है कि शैशवावस्था, बी है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है कि मध्य बाल्यावस्था और डी है किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 3 में अगर आप देखें ध्यान से तो इसको भी हमने एक्सप्लेन किया था, भले ही इस प्रश्न को नहीं किया था, और इसका उत्तर जो भी है वो बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो सही उत्तर होगा, आप देखेंगे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। हमने बताया था कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे कल्पनाशील ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप बात करें विकास की तो इसको बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग, अगर आप देखें तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला तो हो गया 2 से 6 वर्ष की आयु और 7 से 12 वर्ष की आयु, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर बाल्यावस्था को बांटे तो उसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं और प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहाँ से 3 से जो 6 वर्ष की आयु होती है, बच्चे यहाँ पे कल्पनाशील ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से ये उत्तर जो सही होगा उसका क्या होगा, बी सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 4 को अगर हम देखें तो निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण के द्वितीय संस्थान है। यानी कि जो, अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न का उत्तर तो मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको साथ के साथ पता लगेगा कि समाजीकरण की संस्थाएं कितनी होती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो यहाँ पे इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप करने में सक्षम होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन जो बार बार पेपर में आए हैं, ठीक है, जो पेपर में आ चुके हैं वही महत्वपूर्ण है, इसलिए यहां से आप करेंगे तो इससे संबंधित कोई भी टॉपिक आता है तो आप करने में सक्षम होंगे। देखिए इसमें आपका दिया गया है परिवार है, मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं हैं, और चौथा विकल्प आपका है विद्यालय। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि इसका उत्तर मैं बताने से पहले आप लोग से कमेंट में चाहूंगा इसका उत्तर। देखिए समाजीकरण जो बच्चों का होता है, मूलतः जो संस्थाएं बताई जाती हैं, 2 ही संस्थाएं प्रमुख हैं, उसके बाद भी संस्थाएं आती है, लेकिन प्राथमिक और द्वितीयक संस्थाएं ही गिनी जाती हैं। आप लोग को मैंने एक प्रश्न कराया था, उसमें प्राथमिक संस्थाओं के बारे में बताया था, तो उसमें पूछा था कौन सी प्राथमिक संस्थाएं, लेकिन इसमें पूछ रहा है कौन सी द्वितीयक है। तो प्राथमिक संस्थाएं वो है जैसे परिवार हो गया, मैंने बताया था, माँ बाप, पिता, रक्त संबंध जो होता है। उसके बाद आप देखें उसमें आस पड़ोस का होता है, लोग जो मोहल्ले कॉलोनी के दोस्त यार होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के, ठीक है, ये प्राथमिक हो गया। लेकिन जब द्वितीयक संस्था की बात आती है तो उसमें जो है स्कूल आ जाता है, मीडिया आ जाता है, धार्मिक संस्थान आ जाते हैं, ये सब जो है द्वितीयक संस्था में आते हैं और बालक के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस क्रम में आप लोग ने समझ लिया होगा, ये बी वाला विकल्प सही है। एक कमेंट मैंने पढ़ा था, उन्होंने बोला था कि सर उत्तर पे भी टिक मार दीजिएगा, तो मैं जरूर उसको ध्यान रखूंगा। और भी आप कमेंट नीचे सजेशन में दे सकते हैं, ठीक है। अभी जितनी भी वैकेंसी आ रही है मैं सबकी अपडेट भी डेली डालने का प्रयास करूंगा, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, ठीक है। जो भी यूपी पीजीटी की डेट कब है, जीआईसी के लेक्चरर की वैकेंसी कब आ सकती है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको मिलते रहेगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा है कि रुचि को 3 पेंसिल दी जाती है, ठीक है, बच्ची है ये, उसे 3 पेंसिल दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेंसिल का, यानी कि जो पेंसिल ए है, पेंसिल खा यानी बी से बड़ी है, ठीक है, यानी कि वो तर्क लगाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे समझिएगा, का पेंसिल खा से बड़ी है और पेंसिल जो खा है यानी कि दूसरी जो पेंसिल है वो गा से बड़ी है। यानी कि यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि एक पेंसिल है, दूसरी पेंसिल है और तीसरी पेंसिल है। ये जो पेंसिलें हैं ये क्रम से बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसमें पूछ रहा है कि रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, यानी कि पहली वाली पेंसिल जो है वो उससे बड़ी है, गा से बड़ी है। तो वह जीन पियाजे के किस संज्ञात्मक विकास की विशेषता को दर्शाती है। एक वीडियो हम लोग बना देंगे शॉर्ट्स से, जितने भी विचारक महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, उनके महत्वपूर्ण विचार को। लेकिन अभी ये हम लोग कंटिन्यू इसको करते हैं। आप लोग कमेंट करिएगा अगर से ऐसा कुछ चाह रहे हैं तो जरूर आपको मिलेगा। तो इस समय प्रश्न नंबर 5 में आप देखें तो क्या आता है, इसका जो सही उत्तर होगा सकर्मक अनुमान होगा, ठीक है, सकर्मक अनुमान। इसका मैं टिक कर दे रहा हूं। यहाँ पे क्या होगा, सी वाला विकल्प होगा। मैंने विकल्प पढ़े नहीं थे इसमें। तो अगर आप देखें क्या होता है कि पियाजे का जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, उसमें बोलते हैं कि तीसरे चरण को, इसमें जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसको वो कहते हैं, उसमें 7 से 12 वर्ष की आयु के बीच में क्या होता है, बच्चों का जो तर्क होता है वो डेवलप होता है और उस क्रम में जो है वो बच्चों को चीज़ों को पहचानना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसी से जो है तर्क के आधार पर चीज़ों को पहचानते हैं और उनको जो है अपना एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें सही उत्तर 5 का आपका सी होगा। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोलता है कि जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूल संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने योग्य है। ए है प्रतिवर्तन, बी है आपका परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, और बी सी है अमूर्त चिंतन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, और डी है प्रतिज्ञापित चिंतन। प्रश्न नंबर 6 एक बार इसको फिर से पढ़ लीजिए, इसका उत्तर आप लोग देने का प्रयास कीजिए। देखिए मैं तो बता ही दूंगा, इसका जो सिंपल सा उत्तर है आप देखिएगा अगर, तो जीन पियाजे को आप लोग ने अगर पढ़ा होगा तो आपको एक समझ में सीधे से आ रहा होगा कि मूल संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या पाने योग्य होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इनका जो सिद्धांत है उसके हिसाब से प्रतिवर्तन, इसका जो सही उत्तर होगा मैं टिक कर दे रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, प्रतिवर्तन होगा। और प्रतिवर्तन में क्या है कि इनके हिसाब से क्या होता है, जो बालक होता है
वो उसके अंदर बहुत विविध आयाम जो चीज़ें होती हैं, विविध आयामी चीज़ें विकसित होने लगती हैं, चीज़ों को अलग स्तर पे वो समझने लगता है। ठीक है, प्रतिवर्तन में क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी में क्या होता है कि 7 से 11 वर्ष के बच्चे जो जैसे 1 से 10 तक गिनती सुनाइए तो 10 से 1 तक उल्टी और सीधी चीज़ों को पहचानने लगते हैं, यानी कि रिवर्सिबिलिटी उनके अंदर आ जाती है। जैसे आपने 1 से लेके 10 तक गिनती पढ़ाई तो उनसे पूछी भैया अब आप जो है 10 से 1 के बारे में बताइए, तो बताना चालू करेंगे 9, 8, 7, 6 इस प्रकार से। तो इसी को रिवर्सिबिलिटी बोली जाती है और ये किसके हिसाब से है, जीन पियाजे के सिद्धांत के हिसाब से है। प्रश्न नंबर 7 की अगर तरफ हम लोग बढ़े तो प्रश्न नंबर 7 हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। ठीक है, तो विकल्प अगर आप देखें तो इनके जो सिद्धांत है उसमें से मैंने बताए थे बीच में एक आध दिन शायद किसी प्रैक्टिस सेट में, मुझे याद आ रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका जो पढ़े कि पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण और पूर्व पारंपरिक चरण, तो इसमें अगर आप देखें तो इनके चरणों की अगर हम बात करें तो देखो 3 स्तर इन्होंने बताए, 3 चरण इन्होंने बताए। पहला क्या है, पूर्व परंपरागत चरण। ठीक है, दूसरा है इनका परंपरागत चरण, तीसरा है उत्तर परंपरागत चरण। तो इसमें जो बी है, ठीक है, बी वाला विकल्प है, ये इन्होंने बताया ही नहीं है ना। कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल स्टेज तो इन्होंने बताई, लेकिन अनकन्वेंशनल स्टेज के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, उसमें भी इन्होंने कई सोपान बताए हैं, क्रम बताए हैं। ठीक है, उसकी डिटेल कभी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेओ वयोगुत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है, उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें लॉ वयोगुत्स्की की तो यहाँ पे इनके कई सिद्धांत हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से देखिए इन्होंने जो चीजें बताई हैं। विकल्प को एक बार आप लोग देख लीजिए। विकल्प है भाई पहला इनका कि सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित। प्रश्न को अगर आप नहीं समझेंगे तो विकल्प पढ़ने का कोई मतलब नहीं। बी बोल रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना। सी बोलता है कि भैया आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। और डी बोलता है कि आवश्यकता के अनुसार जो पाठ प्रयोग करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को क्या है संरचनावादी सिद्धांत में इनके कि बच्चों को अगर आप बोलेंगे भैया हम का टेस्ट ले रहे हैं ना, या जैसे भी आपसे बोल देंगे कि चलो अब ये काम करके दिखाओ, हम देखते हैं आप कैसे कर लेते हो, तो आप देखेंगे कि वो डर जाते हैं। ठीक है, वो कर नहीं पाते चीज़ों को ठीक से। तो इसीलिए उनके अंदर क्या है कि इनके साथ ऐसा बिहेव किया जाए, उनसे काम तो कराया जाए। ठीक है, मानकीकृत तरीके से अवलोकन करके प्रयास किया जाए ना, लेकिन ये है कि उनका जो है एक तरह से डायरेक्ट उनसे ना किया जाए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, ठीक है, सामाजिक संदर्भों पर जो है अभिकल्पित करना, ये चीजें सही नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका वो होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या बोलता है कि ये भी उन्हीं से संबंधित है। लेव वाइगोत्स्की ने अपनी सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया है। तो ये प्रश्न भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर पीछे वाला प्रश्न आपने समझा होगा। इसमें इनका जो एजुकेशन का मेथड है थोड़ा सा अलग ही रहता है। इनमें जो मतलब यहाँ पे क्या है कि उपयुक्त जो सबसे उपयुक्त है, देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा अधिगम के लिए, टीचिंग के लिए ना, लर्निंग के लिए जो सहकर्मी होंगे यानी कि जो साथी होंगे उनके सहयोग से आप बढ़िया सीखेंगे, मिलजुल के सब काम करेंगे। ठीक है, अर्थ भी निकाला कीजिए। बी का सांस्कृतिक उपकरणों का जो होगा हस्तक्षेप होगा, यानी कि सांस्कृतिक उपकरणों के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, रटकर खूब बढ़िया से याद होगा और बिना संदर्भ के पाठ्यक्रम से याद हो जाएगा। तो इसमें सही जाहिर सी बात है, जैसा कि जब तक बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसी से बढ़िया से सीखते हैं। अभी तक तो ये चीज़ हमको अच्छे से समझ में आ गई होगी जितने भी हमने सेट लगाए हैं। ठीक है, मैं बार बार उन चीज कॉमन कॉन्सेप्ट पे जोड़ देता हूँ, तो इसका उत्तर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 8 की तरफ थोड़ा सा ये क्या हो गया, चलिए हम लोग 9 कर रहे थे, अब इस पे आते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। चलिए प्रश्न नंबर 10 में अगर हम देखें तो किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो विकल्प को देखिए, वो उसका विश्वास ऐसा होना चाहिए कि कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे, सिर्फ अध्यापक निर्देश देना चाहिए, जो भी अध्यापक होंगे जो बोलेंगे वही होना चाहिए।
उसका मानना है कि अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, यानी कि लर्निंग जो है पॉसिबल होती है सिर्फ क्लास में ही। और उसके बाद सी जो विकल्प है बोलता है कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं। और अंतिम विकल्प बोलता है विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से ही सबसे अधिक सार्थक सीखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो विकल्प है जाहिर सी बात है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार की समृद्ध अनुभव लाते हैं और अनुभव के माध्यम से वो सीखते हैं चीजों को। मैंने बताया कि अनुभव फील करेंगे जब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तभी सबसे अच्छी लर्निंग होगी। प्रश्न नंबर 11 की तरफ मैं टिक मार दे रहा हूं इसमें, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और इकाई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? ठीक है, प्रश्न नंबर 11 विकल्प आप लोग देखिए। विकल्प में पहला है जीन पियाजे है भैया, दूसरा है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, और तीसरा है लेव वाइगोत्स्की और डी है लॉरेंस कोलबर्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए कि जब इस तरह के प्रश्न आपके सम्मुख आएंगे कभी भी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आ जाती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि यहाँ पे अगर आपने विचारक को नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इनका जो सही उत्तर मैं बता दे रहा हूँ उसके बाद मैं बताता हूँ। इनका सही उत्तर बी है। इन्होंने जो हार्वर्ड थे इनका मानना था कि जो बुद्धि है ना एकल इकाई नहीं है। इनका मानना है कि जो बुद्धि है वो क्या है, कैसी है कि एकाकी ना होकर बहुत 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने मिला के बनाई है, ठीक है। उसकी व्याख्या ये करते हैं। प्रश्न नंबर 12 की तरफ आए तो खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, ठीक है। एक रोहन नाम का लड़का है, उसको खिलौने पे गुड़िया मिलती है तो क्या बोलता है कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते। ये किसका एग्जाम्पल है? ठीक है, इस पे भी थोड़ा सा डिस्कशन हमारा हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहले प्रश्न को देखते हैं। विकल्प जो दिया है इसमें जेंडर प्रासंगिकता की बात की गई है, ठीक है, जेंडर रेलेवेंस की। उसके बाद बी आता है जेंडर भेदभाव की बात की है, डिस्क्रिमिनेशन की। और उसके बाद सी आता है, ठीक है, रूढ़िवादिता की बात की है, जेंडर स्थिरता की बात की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि बच्चा बोल रहा है यहाँ पे, तो बच्चों को इतना नॉलेज होता नहीं कि जेंडर का रेलेवेंस है कि वो लड़का है इसलिए गुड़िया से नहीं खेल पा रहा, कारण ये है, ठीक है। जेंडर भेदभाव वो नहीं कर पाएगा, उसको समझ ही नहीं है, ठीक है। और स्थिरता है कि वो लड़का है इसलिए वो स्थिर है कि भाई न्यूट्रल है उसके हिसाब से खेलेगा, नहीं। इसमें जो सही विकल्प है वो है सी जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि उसको सिखाया गया है कि आप लड़के हो, लड़के जो है गुड़िया से नहीं खेलते, ठीक है, बंदूक गन से खेलते हैं। लड़कियां जो है गुड़िया से खेलती हैं, साथ के साथ लड़के बाहर का काम करते हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं। ये जो भेद है बताया गया है वो रूढ़िवादिता से आया है, तो स्टीरियोटाइप यहाँ पे उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। यहाँ पे आता है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि वह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है, यानी कि जितने भी विद्यार्थियों ने ड्राफ्ट लिखे हैं निबंध के, उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता भी देता है, तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या करता है? भाई देखो, समझो क्वेश्चन कह रहा क्या है कि एक टीचर है, सभी को अलग अलग काम देता है और सभी करते हैं और सभी की सराहना भी करता है, भाई बढ़िया काम किया, गलत आपने नहीं किया, मान्यता भी देता है, ठीक है। ऐसा ही होगा बच्चों के विषय में। तो ये क्या निकाल के लाता है, इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई है। योगात्मक, ठीक है, मानक संदर्भित होगा, रचनात्मक होगा या मानकीकृत होगा, स्टैंडर्डाइज्ड तो नहीं होगा। देखिए ये क्या है कि रचनात्मक चीजें हैं, यानी कि बच्चे जब खुद से सीख के करेंगे, जाहिर सी बात है अलग अलग होगा, सबका निर्णय अलग होगा और सबकी बातें भी अलग अलग हो सकती हैं। तो इन सब चीजों में सब जो चीजें उभर के आएंगी वो क्या होगा? रचनात्मकता होगी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या बोलता है कि वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग को निरुत्साहित करना चाहिए, ठीक है, यानी कि बहुभाषी कक्षा के विषय में क्या है ये, मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में एक टीचर को क्या चाहिए? तो बहुत सिंपल सा उत्तर है, ठीक है, वार्तालाप के लिए मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए ना। अब बहुभाषा की बात हो रही है तो यहाँ पे केवल तो नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ मातृभाषा ही लिखा है ना, मतलब मातृभाषा का उपयोग करना चाहिए। बी बोलता है कि ज्यादातर विद्यार्थियों को बोली जा रही प्रमुख भाषा में ही स्वीकार करना चाहिए, यानी कि जो भाषा वहां बोली जा रही है। सी है कि भैया जागरूकता लानी चाहिए कि विद्यार्थी अपनी पसंद के हिसाब से बोलें। और डी है कि जैसे अंग्रेजी यहाँ पे बोल रहे हैं कि लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर अन्य भाषाओं का उपयोग करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें सी है कि विविधता तो होनी चाहिए, लेकिन जागरूकता लानी चाहिए कि जिसमें वो सहज है बच्चे उसमें बोलें
और दूसरी बात यहाँ पे ये भी आती है कि बच्चा कई बार जो है अपनी लैंग्वेज में चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाता है, समझ पाता है, ठीक है, भाषा आनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा आपका सी होगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न है कि थोड़ा से प्रश्न आज के बड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है केवल पूर्व निर्धारित वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है, जहां केवल वो लग जाए ना तो वहां सावधान हो जाइए, ठीक है, मैंने पहले ही बताया है। उसके बाद समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरा बोल रहा है कि अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। अब यहाँ पे एलिमिनेट ही करना है आपको, तो यहाँ पे अगर आप देखें प्रश्न नंबर 15 को तो आप क्या पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से विकल्प पढ़िए, 2020 की शिक्षा नीति पे हो रहा है, तो केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर ही केंद्र होना चाहिए, ठीक है। फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बात सही है। डी है क्रिटिकल, यानी कि अधिगमकर्ताओं के समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल एनालाइज तो करना ही चाहिए, थिंकिंग होना चाहिए। इसका उत्तर जो सही होगा, थोड़ा सा अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है कि ए आप एलिमिनेट कर दें, देखिए ए वाला एलिमिनेट कर दें जैसा कि मैंने बताया, तो आप अपने आप ये इसका मतलब पहला वाला एलिमिनेट कर दें, देखिए ये वाला इसको हटा दें, या मैंने बताया तो इसमें है ही नहीं, बाकी सब में देखिए पहला है, तो इसका उत्तर ए सही होगा। बहुत सिंपल सा था, थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, अगर ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या बोलता है, ठीक है, प्रश्न नंबर 16 का कहना है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षा हमेशा अपनी पसंद के कुछ ही बच्चों को जो है उनसे प्रश्न पूछती है, उत्तर पूछती है। शिक्षक द्वारा ये कार्य क्या कहलाता है? भाई देखो, अब यहाँ पे क्या है कि पाठ्यक्रम पूरा करना न्यायोचित है, क्योंकि उसको इसलिए अपने पसंद के बच्चों से पूछती है, जिनको पता है उनसे पूछती है। ये दर्शाता है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा में श्रेष्ठ बच्चों की पहचान अच्छी कौशल है। और सी बताता है कि विद्यार्थियों को समान उपलब्धता से वंचित करना, इसका यही उत्तर होगा, ठीक है। उसको तो पता ही है कि जो लोग उत्तर दे देंगे यानी कि हाँ पूरा सब पूरा, ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ये वाला अगर आप देखें 17 वाला मैंने पहले भी बताया था, लेकिन नए रूप से प्रश्न आपके सामने आया है। इसमें है कि जो देखिए गुड़ जैव कल्य लिखा है हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 सीधा सा लिखता है, इसका जो 17 में है, ठीक है, टू सपोर्ट इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट हैविंग, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है क्या, अच्छा हैविंग यहाँ पे आपका आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ डिसकैल्कुलिया, ठीक है, एक मिनट, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, DYSCALCULA, ठीक है, डिसकैल्कुलिया, ठीक है, यहाँ पे होगा इम्पोर्टेड। हिंदी में तो ऐसा लिखा है गुड़जैवकरण, तो गुड़जैव कल, अजीब सा शब्द लिखा है, गुड़जैव कल्य लिखा है, ठीक है, जैव कल्य। तो अब यहाँ पे देखिए, जब ये मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, हमने पहले ही देखा यहाँ पे, तो 20 का सही होगा कि विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन यानी कि कैलकुलेशन और कैलकुलेटर संबंधित जो समस्या थी, बचपन के शुरुआती दौर में ही ये लक्षण दिख जाते हैं आपको, तो इसमें बहुत ऐसी समस्या नहीं होती, मतलब इसको पहचानने में समस्या होती, समस्या तो है ही बच्चों के लिए, जिसको लिखने में आएगी, किसी को बोलने में आएगी, अलग अलग समस्याएं आती हैं। इसको हम लोग पहले के क्वेश्चन में कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 18 इस रूप में नहीं किया था, थोड़ा बदला था, लेकिन मैंने वहां पे सारे प्रारूप को समझाया था, जितने भी बाधाएं होती हैं। प्रश्न नंबर 18 की एक दृष्टि बाधित वाले विद्यार्थी के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी, ठीक है। ए है कि स्पर्शिक ग्लोब, ठीक है, यानी कि जो ग्लोब टच करने पे उभरा रहे, आपको समझ में आया, छोटे अक्षर वाली पुस्तकें और दृश्य पट्ट पठन सॉफ्टवेयर, ठीक है, और ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। तो जाहिर सी बात है भाई, जो दृष्टिबाधित है, छोटे अक्षर वाली पुस्तकों का क्या उपयोग है? ग्लोब है जो स्पर्श कर रहा है, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर है जो बोल के पढ़ा रहे हैं, स्क्रीन पर रीडिंग हो रही है, ब्रेल लिपि भी उनके लिए काम आएगी, उसकी जो बुक है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है आपका बी इसमें गलत होगा। चलिए 19वां प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए, ठीक है, भाषा शिक्षण के दौरान। अब जो आर है, रीजन है, उसको जस्टिफाई करना चाहिए। कारण उसका क्या है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है, जैसा कि पठन विकारों से सुझाते विद्यार्थी,
ठीक है, मतलब यहाँ पे समझिए कि ए है उसको आर एक्सप्लेन करता है, तो बात सही है कि प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प जो है जो बच्चे अधिगमकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध कराना चाहिए। तो ए सही है, आर भी सही है, उसको जस्टिफाई भी कर रहा है, तो इसका उत्तर ए सही होगा। ठीक है, यानी कि जो पहला विकल्प है वो सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होते हैं? ए है अपसारी, दूसरा विकल्प है इसी में अभिसारी, तीसरा है अमूर्त चिंतन की योग्यता और चौथा है नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। देखिए इसमें भी आपको नीचे छांटना है। अब इस तरह के प्रश्नों को करने के लिए एक आपके पास थोड़ा सा समझ होनी चाहिए, रट नहीं सकते आप, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सा मैं एक कुछ ऐसे टॉपिक पे अगर आपका सजेशन रहेगा तो वीडियो बना के डाल दूंगा ताकि ऐसी चीजें आप जानते रहें। यहाँ पे मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। देखिए जो अभिसारी चिंतन है, ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग है, वो इसके तहत नहीं आएगी ना, कन्वर्जेंट थिंकिंग इसके तहत नहीं आएगी। कारण क्या है कि जो एक क्रिएटिविटी बालक के अंदर होती है वो अपसारी, अमूर्त चिंतन की योग्यता और नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता वाले गुण में ही मौजूद होती है। ठीक है, बालक को पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर ही नई विचारधाराओं का सृजन करता है, तो यहाँ पे अभिसारी नहीं होगी, अपसारी होगा, अमूर्त होगा। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, आप इसमें से इस हिसाब से कौन से लगाएंगे, इस हिसाब से आपका अगर दूसरा छाट दें तो आपका ये सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।